दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्त, एनसीईआरटी का कंटेंट लेके मैं आया हूँ। आज का मेरा ये चौथा पार्ट है एनसीईआरटी कंटेंट। सीटेट के लिए बहुत बेस्ट सब पॉइंट मैं लेके आता हूँ। आप लोगों से एक गुजारिश है कि कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दबा के कीजिए। हर सब्जेक्ट का मैं पॉइंट लेके आऊँगा। दमदार क्लास होने वाला है, दमदार। सीधे समझिए, एक भी पॉइंट आपको छूटेगा नहीं। टू द पॉइंट आप पढ़ के जाइएगा इस चैनल पे। चलिए अब मैं बात करता हूँ दोस्त। अगर आप नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दबा के कीजिए। चलिए अब मैं कंटेंट की बात करता हूँ, जहाँ से हम पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए। गैस, पहला पॉइंट है गैस। गैस कहता है, किसको कहते हैं, द्रव से। देखिए, द्रव से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। द्रव जब गैस में परिवर्तन होता है उसको वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्त। उसके बाद आपको मैं बताऊं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया उस समय सबसे धीमी होती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया कब धीमी होती है? जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी आती है। जब सतह भी कम हो और तापमान भी कम हो, उस टाइम वाष्पीकरण भी कम होती है। ठीक है। अगला पॉइंट इसका आता है दोस्त, जब सतह का क्षेत्र बड़ा होता है तो तापमान कम या अधिक होने की स्थिति में भी वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण तब भी होता है, तब तक होता है जब तक कि आपका क्षेत्र, मतलब उस बर्तन का क्षेत्र बड़ा और तापमान में कम हो तो वाष्पीकरण होता है। आगे का मैं पॉइंट करूँ, बात करता हूँ दोस्त, बस आप लोग बने रहिएगा। देखिए अगला पॉइंट मेरा है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ठीक है, आदि ग्रीन हाउस गैस होती है। ये गैसें जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है दोस्त। कौन कौन सा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्त, ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन आदि ग्रीन हाउस गैस होती है। ये गैस जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है। और इनसे देखिए, और इनसे विश्व में गर्मी बढ़ रही है। और इनसे विश्व में गर्मी बढ़ रही है। भारत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर रोक लगा दी गई है। ठीक है दोस्त। भारत में जो है, क्योंकि गर्मी जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि हमारा वातावरण गर्म हो जाएगा, जिससे हम लोग को हानि पहुंचेगा, हर एक जीव को हानि पहुंचेगा। आगे की मैं बात करता हूं दोस्त। अगला पॉइंट मेरा है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है दोस्त? देखिए, पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से बनता है, पर इसके बनने की गति बहुत ही धीमी होती है। इसके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। सही बात है। पेट्रोलियम जो है दोस्त, बनने में बहुत धीमी प्रोसेस है। और ये जो है नेचुरली बनता है, पहली बात है, प्राकृतिक रूप से बनता है। इसको बनने में लाखों करोड़ों साल बीत जाते हैं। ठीक है। आगे की मैं बात करता हूँ दोस्त। अगला पॉइंट है जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, जिसमें गंध बोले तो बदबूदार होता है। ठीक है दोस्त। इसे रिफाइन किया जाता है। ठीक है। जब कच्चा तेल निकलता है तो उसे रिफाइन करके हम लोग प्रयोग में लाते हैं। उसके साथ साथ अगला पॉइंट दिया है दोस्त, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ स्क्रीन को। हाँ चलिए, आगे की मैं बात करता हूँ। रिफाइन, देखिए, रिफाइन होने के बाद इससे मिट्टी का तेल, देखिए मिट्टी का तेल डीजल, पेट्रोल और वायुयान में प्रयोग होने वाला ऑयल, एलपीजी, ठीक है, मोम, कोलतार, ग्रीस बनता है। रिफाइन होने के बाद ये सब अलग अलग पार्ट में, हर एक अलग अलग तापमान पे इसको अलग किया जाता है। चलिए अगला मैं पॉइंट करता हूँ, टू द पॉइंट ला रहा हूँ दोस्त। आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, हर पॉइंट का हम डिस्कस करने वाले हैं। बस आप लोग से एक उम्मीद है, गुजारिश है कि आप लोग शेयर दबा के कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चा का भी भला हो सके। कहावत में है, कर भला तो हो भला। ठीक है दोस्त, तो इस पे ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, चलिए अगला पॉइंट नंबर है जल के बारे में बात करते हैं। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। सही बात है। साथ में बोल रहा है भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। हमारा जो धरातल है ना, धरातल कहता है कि पृथ्वी जो है ना
3/4 भाग पानी से ढका हुआ है। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। अगला मैं पॉइंट करता हूँ, पॉइंट की बात करता हूँ। इसका अगला पॉइंट आ रहा है, चलिए आगे मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, जल के क्षेत्र में सबसे बहुत बड़ी बात है, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं, याद रखिएगा। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे भिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। सभी प्राणियों के लिए जल का स्रोत बहुत सारे, नदी हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, समुद्र हो गया, महासागर हो गया, और जल सभी प्राणी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्त, आगे मैं बात करता हूँ। देखिए, महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। लवणीय का मतलब है ये बहुत ही नमकीन है, खारा है, इसीलिए मानव इसे प्रयोग में नहीं लाते हैं। देखिए, आगे मैं बात करता हूँ। अलवण जल क्या है? अलवण जल केवल 2.7% ही है, मतलब जिसमें नमक की मात्रा कम है, जिसको हम प्रयोग में ला सकते हैं, ऐसे समझिए। वो हमारे लिए कितना परसेंटेज है? 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानी के रूप में अंटार्कटिक, ग्रीनलैंड, देखिए अंटार्कटिक, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। मतलब इसका 2.7 का भी 70% जो है ना, वो बर्फ की चादरों से ढका हुआ है। ठीक है दोस्त, आगे की मैं बात करता हूँ। अगला पॉइंट अपना आ रहा है, देखिए जल में, देखिए जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां मर जाती है। जी हाँ, ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां क्या करती है? मर जाती है, क्योंकि मछली जो है ना जल से ही ऑक्सीजन लेती है, और वो अपने जल से लेती है क्या चीज़ के थ्रू? गलफरों के थ्रू। ठीक है, तो जल में ऑक्सीजन की कमी जब होता है तो मछलियाँ क्या करती है? मर जाती है। याद रखिएगा दोस्त, पॉइंट बार बार पूछा हुआ है। आगे की मैं बात करता हूँ दोस्त, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, 1 सेकंड। हाँ, अब देखिए अगला पॉइंट है, पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबालना है। जी हाँ, पानी को हम उबाल के साफ कर सकते हैं, ये एक तरीका है। अगला, गंदा पानी पीने से, देखिए गंदा पानी पीने से क्या क्या होता है दोस्त? कौन कौन सी बीमारी? दस्त और हैजा हो सकता है। ठीक है, इसीलिए गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक, इसको उबाल कर पीना चाहिए। आगे की मैं बात करता हूँ। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। दस्त या उल्टी जब होता है ना, तो हमारे शरीर का जो है ना बहुत सारे पानी बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उल्टी और दस्त में पानी ही बाहर निकलते हैं। ठीक है दोस्त, ये सभी कूट में ज़्यादातर पूछते हैं। आप लोग अच्छा से इसको हो सके तो आप नोट बना लीजिएगा बेहतर रूप में। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, गोलकुंडा फोर्ट। गोलकुंडा फोर्ट, गोलकुंडा का किला, इसके बारे में बात करते हैं दोस्त। गोलकुंडा फोर्ट, देखिए गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में है। ठीक है, हैदराबाद में है। उसका देखिए दीवार का भाग एक गोलाकार शेप में है। गोलकुंडा का दीवार किस शेप में है? गोलाकार शेप में है, जिसे बेसंस या बुर्ज कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? बेसंस या बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसे 87 बुर्ज हैं। ठीक है दोस्त, कितने? 87 बुर्ज हैं। साथ में दिया है कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से लेके 1687, देखिए 1518 से लेके 1687 तक शासन किया। इससे पहले 1200 ईस्वी, देखिए 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था। आपसे पूछेगा 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला किस चीज़ का बना हुआ था? मिट्टी से। और इस पे शासन किसने किया? कुतुब शाही सुल्तानों ने। कब से कब तक? 1518 से लेके 1687 तक। डेट याद रखिएगा दोस्त। अब 1200 ईस्वी में ये गोलकुंडा किला क्या चीज़ का बना हुआ था? मिट्टी का बना हुआ था। दोस्त, हर एक पॉइंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से मैं लाया हूँ, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ये आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर स्टूडेंट पास करे सीटेट, जब ही आगे के लिए वो फेस कर पाएंगे। तो अगर आपके पास अगर ये यूट्यूब का ये चैनल का लिंक गया है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला, क्या पता किसी का भला हो जाए तो बहुत बेहतर बात है।
आजकल देखिए कोर्स बिकता है, सही बात है, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर वो चीज़ आपको फ्री में मिल रहा है तो एक दूसरे को शेयर करना चाहिए। ठीक है दोस्त, आगे की मैं बात करता हूँ। देखिए ऊंची और गोल दीवारें दूर तक देखने में मदद करती थी। पहले उस टाइम जो ऊंची रहने के कारण और गोल दीवार रहने से ऊंची दूर तक देखने में बहुत मदद करती थी। ठीक है, अगला मैं पॉइंट बात करता हूँ, जिससे आक्रमण का पता चल जाता था कि कौन आक्रमण करने वाला है, इसका पता चल जाता था। देखिए आगे की बात करता हूँ। औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया था पर असफल रहा। लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहा। किले के चारों तरफ खाई थी, जिस वजह से आक्रमण नहीं कर पाया। 8 महीने तक गोलकुंडा के चारों तरफ औरंगजेब का सैनिक लगा हुआ था। ठीक है, लेकिन फिर भी वह असफल रहा, क्योंकि उसके चारों तरफ जो था खाई होने के कारण उस पर उस तरह से आक्रमण नहीं कर पाया। तो चलिए अब मैं आगे की बात करता हूँ। दोस्त अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर कर लें और अपने दोस्त को ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनका भी भला हो जाए। चलिए दोस्त अगला पॉइंट पे आता हूँ मैं। देखिए उस समय कांस की बंदूकें बनती थी। उस समय मतलब पुराने टाइम का ये बात कर रहे हैं। देखिए हजारों सालों से घुमंतु वर्ग कांस से चीज़ें बनाते रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, हजारों साल से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है दोस्त, हजारों सालों से घुमंतु वर्ग जो है ना कांस के चीज़ों से बनाता रहा है औजार। ठीक है, आगे की मैं बात करता हूँ। कांस, तांबे और टीन की मिश्र धातु, ये बार बार पूछता है, बहुत भी आया है। ठीक है दोस्त, तांबे और टीन की मिश्रण है कौन? कांसा, मतलब तांबे और टीन से मिलके बनता है, याद रखिएगा दोस्त। अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट की मैं बात करूं तो अगला पॉइंट है कांसा इस्तेमाल किया जाने वाला पहला मिश्र धातु है। ठीक है, पहला मिश्र धातु है कांसा। ठीक है, अगला मैं बात करता हूँ, याद रखिएगा ये हर पॉइंट कूट में पूछता है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि कूट बहुत ही कन्फ्यूज में डालता है। जब तक आप कंसेप्ट को नहीं पकड़िएगा, थ्योरी को कमांड नहीं कीजिएगा टू द पॉइंट, तब तक कन्फ्यूजन पैदा होते रहेगा और खासकर कूट वाला क्वेश्चन आपको बार बार परेशान करता है। इसीलिए मैं टू द पॉइंट लाया हूँ, आपके लिए लाया हूँ। दोस्त अच्छा से पढ़िए, अब पढ़ के जाइए, लगना चाहिए कि हाँ पढ़ के आए हैं। चलिए अगला मैं बात करता हूँ। देखिए कांस मजबूत एवं मिश्र धातु है और इसका प्रयोग तोप, देखिए तोप, मूर्तियों और जहाज़ों को बनाने के लिए किया जाता है। समझे दोस्त, इसका जो है इसके लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है। तोप में मूर्तियों बनाने और जहाज़ों को बनाने के लिए किया जाता है। यह एल्युमिनियम से भारी होता है, ये याद रखिएगा, यह एल्युमिनियम से भारी होता है। ठीक है दोस्त, कांसा को ब्रॉन्ज कहते हैं इंग्लिश में, और तांबा प्लस टीन मतलब कॉपर प्लस जिंक का यह मिश्रण है। याद रखिएगा, ये फार्मूला याद रखिएगा, कभी कभी इसका फार्मूला भी पूछ देता है, इनमें से कौन सा सही है कांसा का मिश्रण में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला मैं पॉइंट की बात करता हूँ। देखिए आगे जो इसी का ये पॉइंट है, सुल्तान अबुल हसन, ये याद रखिए, सुल्तान अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन कौन थे? सुल्तान अबुल हसन। ठीक है दोस्त, चलिए आगे की मैं बात करता हूँ। अगला पॉइंट आता है, ये भी बहुत भी आया। ठीक है दोस्त, बहुत भी आया। चलिए अगला मैं बात करूँ तो आ जाता है अपना पॉइंट, ये देखिए कुआं या बावड़ी कहता है सीढ़ीदार कुआं या बावड़ी जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में भी उपयोगी होते हैं। देखिए कुआं या बावड़ी जो है ना, ये जल भंडारण का सबसे महत्वपूर्ण संरक्षण है। इसको पारंपरिक रूप, ये व्यवस्था ऐसा है जिसको इसके माध्यम से जल स्रोत को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि कुआं और बावड़ी जो है जल को भंडारण करने के लिए प्रयोग में लाते हैं अधिकतर। ये खासकर आपको राजस्थान की तरफ सबसे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है दोस्त, क्योंकि रेगिस्तान एरिया में इस चीज़ का पानी का दिक्कत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो कुआं का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट आता है दोस्त, अगला पॉइंट ये है
कुआं के देखिए, कुआं के सूखने के प्रमुख कारण, आजकल कुआं बहुत सारे सूख रहे हैं, ठीक है, और सूख भी गए हैं। इसका क्या कारण हो सकता है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक। इसीलिए कहते हैं टू द पॉइंट पढ़ के जाइए, लाइन बाय लाइन पढ़ के जाइए, पूरा समझ लीजिए आराम से। अगर आप सुन भी लिए ना दोस्त तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट का मैं बात करता हूँ। पानी को देखिए, पानी को मोटर से निकाला जा रहा है। आजकल पानी को ज़्यादा से ज़्यादा मोटर के रूप में, मोटर से निकालते हैं, जिससे ज़मीन का पानी कम होता जा रहा है। मोटर से जो हम पानी निकालते हैं ज़मीन से, तो पानी का लेयर जो है ना कमते जा रहा है। उसके साथ देखिए झील कम हो रही है, जहाँ वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वहाँ अब हो नहीं रहा है। दूसरी बात है, पेड़ और पार्क के चारों ओर मिट्टी को सीमेंट से ढका जा रहा है। सही बात है, पेड़ और पार्क के जो चारों तरफ है, जिसके स्रोत से नीचे पानी जाता था वर्षा का, वो अब क्या है, ढकते जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। जो भी वर्षा का पानी होता है वो जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। हर जगह आजकल सीमेंटेड होते जा रहा है, जिस कारण से पानी का लेयर आजकल बहुत ही लेयर नीचे जा रहा है, और पानी का दिक्कत जो दोस्त बढ़ते जा रहा है। हर जगह का लेयर देख लीजिए आप। अगला मैं पॉइंट का बात करता हूँ, घरसी सर। घरसी सर का नाम सुने होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर देखिए, सर यानी तालाब, सर का मतलब हो गया तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घरसी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। किसने बनाया था, जैसलमेर के राजा घरसी ने लोगों के साथ। सबसे बड़ी बात है, सर का मतलब यहाँ क्या होता है, तालाब बनाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल आदि थे, ठीक है। इसको जो बनाए थे तो इस तरह का इसका फॉर्मेट था, मतलब स्ट्रक्चर बनाए थे, ठीक। चारों तरफ से बरामदा बना दिए थे, बड़े बड़े रूम बना दिए थे। अगला इसी का जो मेन पॉइंट है वो देखिए, मीलों तक फैले घरसी शहर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। ये भी क्या है, बारिश के पानी का इकट्ठा करने का एक स्रोत है, ठीक है दोस्त। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वो पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। जब वह भी पूरा भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरह इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे। कहने का मतलब है दोस्त कि जैसे एक तालाब ये बनाया, आपको मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर के माध्यम से बता देता हूँ। टोटल 9 तालाब बना हुआ था। जैसे मान लीजिए एक तालाब ये बना, इसका अटैच दूसरा तालाब से हो गया, फिर इसका अटैच तीसरा तालाब से हो गया। इस तरह से वो 9 तालाब बनाए थे, मतलब 9 तालाब का कनेक्ट एक दूसरे से था, ठीक है। जब पूरा भर जाता था तो पानी इधर से उधर बहते थे, ठीक है। उसके बाद आगे का मैं बात करता हूँ। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी वहाँ पे, ठीक है। पर आज घरसी सर जैसे उजड़ सा गया है। घरसी सर का आज कैसा स्थिति है, उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियाँ बन गई है। जहाँ पे 9 तालाब थी वहाँ पे मकान और कॉलोनी बन गया है। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार बह जाता है। पहले तालाब बना हुआ था तो उसमें जाता था, अब क्या है, कॉलोनी और मकान बन गया, जिसके कारण पानी इधर उधर वेस्टेज बह रहा है, ठीक है दोस्त। आगे की मैं बात करता हूँ। अगला पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या होता है, देखिए रेड डाटा बुक का मतलब, रेड का मतलब हुआ कोई ना कोई खतरे की घंटी, ठीक है। देखिए, और डाटा बुक है मतलब इसमें एंट्री हो रहा है। कहने का मतलब है कि विश्व संरक्षण संघ, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जिसे पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ के नाम से जाना जाता था, ठीक है दोस्त, इसको याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट हम आते हैं। IUCN का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। कहने का मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर होता है, ठीक। आगे की मैं बात करता हूँ। IUCN एक सूची जारी करता है। यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। IUCN एक सूची जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है, जिसमें संकटापन्न जीवों की प्रजातियों के प्रकार, देखिए संकटापन्न जीवों के प्रजातियों के प्रकार तथा उन प्रजातियों का वर्णन किया जाता है।
कहने का मतलब ये हुआ जो प्रजाति के जीव संकट में है, जिनका प्रजाति विलुप्त होते जा रहा है या होने वाला है, होने के कगार पे है, उसका जो है ना इसमें एंट्री किया जाता है दोस्त, कि कौन कौन से जीव ऐसे हैं जो खतरे के जोन में है, मतलब उसका प्रजाति खत्म होने के कगार पे है, उसका इस डाटा बुक में एंट्री किया जाता है। ठीक, और उसके बारे में बताया जाता है। बाद में कहता है डाटा बुक में प्रकाशित जातियों को थ्रेटेंड जाति का नाम दिया गया है। ठीक है, आगे की मैं बात करता हूँ दोस्त, ये देख लीजिए, ये है IUCN के 3 वर्ग, इसमें 3 वर्ग में डिवाइड किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा, 3 वर्ग में। पहला दिया संकटापन, दूसरा दिया शुभदय और तीसरा एवं दुर्लभ प्रजातियों, थ्रेटेंड जातियों के अंतर्गत आते हैं। मतलब कौन कितना परसेंटेज, कहने का मतलब है कि किस किस लेवल में इसको रखा गया। तो 3 लेवल में रखा गया, जो आपको ये क्या कहते हैं उसको। चलिए आगे हम जानवर के बारे में बात करते हैं दोस्त। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। जानवर के बारे में बात करें तो देख लीजिए, जानवरों की खाल पर डिजाइन होते हैं। याद रखिएगा, जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वो उनके बालों के कारण होते हैं। ये नहीं कह सकते कि वातावरण के कारण होते हैं, जी नहीं, गलत हो जाएगा। आपसे पूछता है जानवरों के खाल पर जो डिजाइन होते हैं वो किसके कारण होते हैं, वो बालों के कारण होते हैं। ठीक, ऑप्शन में दिया रहेगा वातावरण के कारण होते हैं या उनके बालों के कारण होते हैं। तो आप याद रखिएगा, उनके ऊपर जो डिजाइन होते हैं खाल पे वो उनके बालों के कारण होते हैं। ठीक है दोस्त, क्योंकि ये कूट में बार बार पूछता है और पूछा है। देखिए, दिन में जगने वाला जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। दिन में जो जानवर जगते हैं वो आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं। ठीक है, आगे दिया है, रात में जगने वाले जानवर हर चीज को सफ़ेद और काला ही देखते हैं। जो रात में जगते हैं जानवर उसको 2 ही रंग में दिखाई देते हैं, या तो सफ़ेद में दिखाई देगा या काला ही दिखाई देता है। ठीक है दोस्त, आगे की मैं बात करता हूँ। बहुत से जीव किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। सही बात है, ये ऐसी जीव है जो एक मौसम में बाहर आते हैं और एक मौसम में क्या सो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। इसीलिए इसे कहा गया बहुत से जीव कुछ खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे छिपकली क्या होता है, गर्मी के मौसम में बाहर आ जाता है, ठंड के मौसम में वो सो जाते हैं। ठीक है दोस्त, आगे की मैं बात करता हूँ। इसका जो कुछ अगला पॉइंट है वो भी मैं बात कर लेता हूँ। जैसे देखिए, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाली है। देखिए, होता क्या है, जब कुछ आपदा आने वाला रहता है, तूफान, भूकंप इस तरह का, तो जानवर पहले ही उस चीज़ को भांप लेते हैं। ठीक है, और वो कुछ अजीबोगरीब हरकत करने लगते हैं। इससे लोगों को पता चलता है कि कुछ बुरा होने वाला है। ठीक है, आगे की मैं बात करता हूँ दोस्त। देखिए, अगला पॉइंट है, जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। जी हाँ, देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। अगला पॉइंट है, वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी भाषा होती है। इनका कहना है कि जानवर अपने में भी बात करते हैं, उनका अपना भाषा होता है जो जानवर एक दूसरे को समझ पाते हैं। ठीक है दोस्त, आगे की मैं बात करता हूँ। अगला मैं पॉइंट का बात करता हूँ। तो देखिए दोस्त, आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, दबा के कीजिए दोस्त। आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, बस आपसे गुजारिश है कि लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। ठीक है दोस्त, और शेयर करने से ये होगा कि एक दूसरे का भी हेल्प हो जाएगा। जिनके पास अगर मान लीजिए इस तरह का साधन नहीं होगा, वो कोर्स नहीं खरीदता होगा कहीं से, तो कम से कम यहाँ से वो पढ़ सके, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, अगला मैं बात करता हूँ। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। याद रखिएगा, जिनके शरीर पे बाल और बाहरी कान होंगे और शरीर पर बाल होंगे वे बच्चे देंगे। ठीक, आगे की मैं बात करता हूँ। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। ठीक है दोस्त, देखिए आपको मैं बता दूं, बाहरी कान जैसे देखिए भैंस हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, ये सब के बाहरी कान है, बिल्कुल ये क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। जैसे देखिए पक्षी, अधिकतर पक्षी क्या करते हैं, उनके
कान नहीं होते हैं, छेद के रूप में होते हैं, तो ऑटोमेटिक है ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं। ठीक, आगे की मैं बात करता हूँ दोस्त, देखिए अगला पॉइंट है स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियों मेलिनियन, इनकस व स्टेपस का पाया जाना प्रमुख है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट है यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दे तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग जंतु बोले तो बच्चे देते हैं, तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते हैं वे अंडे देते हैं। सही बात है, कुछ को छोड़ के, एक्सेप्शनल को छोड़ के जो है ना आपको बच्चे देते हैं, अन्यथा जानवरों में ये चीज़ नहीं पाए जाते हैं तो वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, ये 3 जिसका मैं बात किया था, मेलिनियन, इनकस और स्टेपस। आगे की मैं बात करता हूँ दोस्त, तो देख लीजिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिए दोस्त। ठीक, क्योंकि इस बार हर बच्चा सीटेट में पास होना चाहिए। आपको पता होगा कि बहुत संख्या में बच्चा भरा है फॉर्म, तो पास होना भी उतना ही लाजमी बनता है। तो मैं आप लोग से गुजारिश करता हूं कि शेयर जितना से ज़्यादा हो ज़्यादा कर लीजिए, ताकि हर किसी का भला हो जाए। कर भला तो हो भला। ठीक है दोस्त, अगला देखिए, अंडे देने वाले जीव अंडज कहलाते हैं। अंडज आपसे पूछेगा अंडे देने वाले जीव क्या कहलाते हैं, अंडज कहलाते हैं। जैसे मछली, मेढक, पक्षी इत्यादि। बच्चे देने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं। बच्चे देने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं। अंडे देने वाले जीव अंडज कहलाते हैं। देखिए जरायुज में कौन कौन आते हैं, जानवर आ गया, मनुष्य आ गया। ठीक है, ये सब क्या देते हैं, बच्चे देते हैं, इसीलिए ये किस कैटेगरी में आते हैं, जरायुज में। अंडे में पक्षियाँ आती है, मेढक आते हैं, उसके बाद मछली आती है, ये सभी क्या हैं, अंडे देते हैं, तो अंडज में आते हैं। ठीक है दोस्त, और आप लोग बताइएगा कि ये मेरा क्लास कैसा रहा। देखिए एक टू द पॉइंट मैं आपको लाता हूँ और बताता हूँ। आप लोग अच्छा से अच्छा पढ़िए, पास कीजिए, बेहतर रहेगा, क्योंकि हर बच्चे को पास होना ज़रूरी है। और देखने के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।